मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड, 100 पॉइंट्स की रेंज में घूम रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आईटीसी में करीब 13,500 करोड़ की ब्लॉक डील। आईटीसी के सबसे बड़े शेयर होल्ड बैट ने हिस्सा बेचा। 2.5% इक्विटी ने के बदले हाथ 413 से 414 रुपए के भाव पर करीब 29 करोड़ शेयरों में सौदा। अच्छे क्वार्टर 4 नतीजों के बाद हिंदुस्तान कॉपर में चमक, शेयर करीबन 3% ऊपर। हालांकि रिजल्ट्स के बाद एनएमडीसी में प्रेशर, वहीं बॉश बना वायदा का टॉप लूजर। और आज के बिग स्टॉक्स का जलवा, कमजोर नतीजों के बावजूद एलआईसी को न बेचने की सलाह आई काम। एलआईसी के आकर्षक वैल्यूएशन का किया गया था सटीक एनालिसिस। शेयर 8% से ज्यादा के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। इधर आरती इंडस्ट्रीज भी यूबीएस अपग्रेड के बाद ऊपर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आज है हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। बाजार की बात करी जाए, डायरेक्टली हम आते हैं इस टाइम पे निफ्टी में। तो निफ्टी अपने डे लो के आसपास इस टाइम पे पहुंचने वाला है। अपफ्रंटली हेडलाइंस में मेंशन किया गया था कि एक रेंज बाउंड आज हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमारे पूरे ही मार्केट में। सेक्टर वाइज इस टाइम पे बात करी जाए तो जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं सेक्टर्स मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप्स हो गए, रियलिटी सेक्टर्स हो गए। इनफैक्ट इस टाइम पे पीएसयू बैंक्स में भी अच्छा खासा एक मोमेंटम बना हुआ है। फ्लैटर साइड में देखा जाए तो आईटी और फाइनेंशियल में हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। और लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो एफएमसीजी में आज एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन आईटीसी को भी जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने यहाँ पे अपना जो है इक्विटी बेचा है और काफी एक बड़ा सौदा होते हुए दिखाई दिया है। तो अगर हम ओवरऑल जिस्ट ऑफ द मार्केट देखें तो आज हमें एक कंसोलिडेशन का फेज ही देखने को मिल रहा है। कुछ सेक्टर अच्छे मोमेंटम में काम कर रहे हैं और कहीं कहीं हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। आगे बाजार का पूरा मोमेंटम किस तरीके से समझना है और किस तरीके से आज कारोबार करना है, ये मानस सर से समझ लेते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी सर, क्या लग रहा है मार्केट किस दिशा की ओर हमें लेके जाएगा? देखिए, एक रेंज में फंस गया है क्योंकि अब 25,100 का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करने में काफी दिक्कत महसूस कर रहा है निफ्टी। और इम्पॉर्टेंट ये कि कल भी अगर आप देखिए तो इंटरडे सेशन में ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे गया था। हालांकि वहां पर लास्ट में कुछ 15-20 मिनट बाइंग आने के बाद क्लोजिंग ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हुई थी। लेकिन आज भी अगर आप देखिए तो इंटरडे सेशन में अब ये ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो आई थिंक इंडेक्स में तो मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,600 है उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप बिल्कुल प्योर ट्रेडर हैं तो आई थिंक एक ट्रेड लिया जा सकता है। आपने स्टॉप लॉस लगा के रखिए, स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए करीब करीब 24,821 पे। 24,821 ये कैश लेवल्स हैं, वहां स्टॉप लॉस लगाइए और 24,600 के टारगेट निफ्टी में सेट कर सकते हैं। ये एक सेल रिकमेंडेशन होगा। ओके, शॉर्ट जाने की सलाह फिलहाल निफ्टी में जिस तरीके से दबाव आज बाजार में देखने को मिल रहा है एक्सपायरी से पहले। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं शो में। पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर अभी नोट डाउन कीजिए। और काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो आते रहते हैं कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे आप अपना सवाल पूछें, तो 7045220000 ये वो नंबर जिसके जरिए आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, सीएनबीसी आवाज़ पर आने का मौका पा सकते हैं। साथ ही आप सोशल मीडिया पर टैग करके हमें सवाल पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार, लेकिन जिस तरीके से बाजार में अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, डेलो के आसपास आपको देखिएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो पेन में आपको देखने को मिलेंगे सब बहुत सारे स्टॉक। एफएमसीजी एक ऐसा पैक सबसे ज्यादा डेंट यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार रखते हैं आपके स्क्रीन पर ब्रिटानिया 1.5% के गिरावट के साथ देखिए डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एक बार ब्रिटानिया का चार्ट रखिए, ये स्थिति यहाँ पे फिलहाल ब्रिटानिया पे नजर आ रही है। तो एफएमसीजी एक पैक जहाँ पे डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। चरण सिंह जी गुरुग्राम से। चरण जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी। जी सवाल आपका सर। सवाल मैडम दो सवाल। एक तो रूपा ले रखा मैंने 179 पे 114 शेयर, 114 शेयर। कौन सा स्टॉक सर, दोबारा बताइए। रूपा लिमिटेड। ठीक है ठीक है। दूसरा? दूसरा शीला फोम। ठीक है। और नजरिया क्या है दोनों ही स्टॉक में?
नजरिया थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, साल भर का तो है ही मैडम नजरिया। ठीक है। सो शीला फोम से शुरुआत करते हैं। 900 की खरीद आपने बताई, ठीक है अभी, और अगर इसकी बात करें तो ये फिलहाल अभी कारोबार कर रहा है 636 पे। 900 की खरीद आपकी और काफ़ी ज़्यादा लॉस झेल रहे हैं आप, 263 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। और आज भी देखिए 1% से ज़्यादा गिरकर डे लो के आसपास। 52 वीक हाई इसका 1000 के ऊपर था, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है मानस जी। शीला फोम ट्रैक करते हैं ये स्टॉक, 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे लॉस में है काफ़ी ज़्यादा। चरण जी क्या करना चाहिए इनको यहाँ पे अब? देखिए शीला फोम्स के थोड़ा मैं चार्ट्स एक्चुअली प्रॉपर देख देख नहीं पा लीजिए रहा हूँ जी। शीला फोम्स के। 900 की खरीदे दूसरे 636 पे। जी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्योंकि ये मैं चार्ट्स ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, रूपा लिमिटेड पे सवाल इनका दूसरा। देखिए रूपा की जहां तक बात है, इन्होंने रूपा के बारे में पूछा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 180 रुपए से हाई टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। रिसेंटली स्टॉक करेक्ट हुआ, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन में बने रह सकते हैं 230 रुपए के टारगेट के लिए। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, 210 के स्टॉप लॉस से 230 तक के टारगेट पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म की बात करें, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर भी रिवर्सल के साइन आपको देखने को मिलेंगे। 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो टारगेट करीब 230 से 235 की रेंज में ही आता है फिलहाल के लिए। तो आप 209 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं। ओके, तो ये थी पूरी की पूरी राय रूपा एंड इंडस्ट्री के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमने देखा है कि आईपीओ एक लिस्ट हुआ है, बेलराइस का आईपीओ मार्केट में आया है। इस टाइम पे बात करें तो रिस्पांस जो मार्केट से मिला था, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस हमें आता हुआ दिखाई दिया था। लिस्टिंग का इशू प्राइस देखा जाए तो 90 रुपये का है, साथ में अगर सब्सक्रिप्शन रेट देखा जाए तो 40 गुना से ये जो आईपीओ है हमें ज़्यादा भरता हुआ दिखाई दिया था। अब देखिए अगर कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझे तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, बेलराइस इंडस्ट्री। इसका जो एक्सपोजर है मार्केट में वो भी काफ़ी अच्छा है और लिस्टिंग भी इस टाइम पे हम देखें तो पॉजिटिव साइड में ही हमें होती हुई दिखाई दी। अब लिस्टिंग होने के बाद डेफिनेटली कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में और आगे के जो पर्सपेक्टिव है कंपनी को लेके, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत जी जुड़ गए हैं और कंपनी के प्रमोटर सुमेश जी भी जुड़ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू और मार्केट में, लिस्टेड मार्केट में आप सभी का स्वागत है। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आईपीओ आ गया, लिस्टिंग भी हो गई, अब ये जो आईपीओ का पैसा है किस तरीके से डिप्लॉय होने वाला है? क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जहां पे इस टाइम पे आप एक्सपेंशन के लिए देख रहे हैं, टेक अडॉप्शन के लिए देख रहे हैं, या इसमें से जो मेजर पार्ट है वो डेट रिडक्शन में जाएगा? टोटल इशू इज 2150 crores। पूरा फ्रेश इशू है, सारे पैसे कंपनी में आ रहे हैं। और दैट 75% इज गोइंग टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट। सो 1630-40 करोड़ जो है अप्रोक्सीमेटली वो पूरा डेट रिपेमेंट की तरफ जाएगा एंड द बैलेंस 25% जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। ओके सुमेश जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट श्रेया बात कर रही हूँ। हमारी मुलाकात हुई थी 11 बजे के शो में जब आप पिछली बार आए थे। सवाल ये कि आपकी जो कंपनी है टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है, अगर आप देखें व्हीलर मेटल कंपोनेंट में, तो इस स्पेस में आप कैसे देख रहे हैं अपना आपको और कैसे एक्सपैंड करेंगे? लीडरशिप इतनी बड़ी है आपकी, कॉम्पिटिटिव मार्केट को कैसे आप देख रहे हैं? So the two-wheeler industry is always a focus. We have grown in the two-wheeler industry. हम two-wheeler industry में ही grow हुए हैं. However, going forward, we also want to look at the four-wheeler and commercial vehicle space. हमने ऐसा अभी recently एक acquisition किया है, उसका नाम है H1, जो एक Japanese company हमने acquire की है, because which allows us to enter into the high tensile strength steel manufacturing space, जिससे आपके जो sheet metal होता है उसका आप thickness कम करते हैं, उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं। सो फ्रॉम दैट एंगल हम वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम टू व्हीलर इंडस्ट्री में तो ग्रो करना ही चाहते हैं, पर हम फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी फोकस करना चाहते हैं। वेल, तो टू व्हीलर में तो है, लेकिन जो फोकस है वो फोर व्हीलर स्पेस में भी इस टाइम पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे अगर मैं आपके प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है पावर ट्रेन एग्नोस्टिक के नाम से, जो कि केटर करती है ईवी सेगमेंट में भी, और साथ ही अगर हम आईसी सेगमेंट देखें तो वहाँ पे भी इसका जो एक्सपोजर है वो अच्छा खासा है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दे तो आपका कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है जो ईवी सेगमेंट से आता है? सो जैसे जिस तरीके से कहा,
पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है. सो व्हाट दैट मीन्स इज हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो फॉर एग्जांपल चैसी है, जो सस्पेंशन सिस्टम्स है, जो हमारे वेरियस मेटल पार्ट्स है, प्लास्टिक पार्ट्स है, पॉलीमर पार्ट्स है, ये टू व्हीलर्स पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है. माने ये ईवी में भी लगते हैं, कल को हाइब्रिड में भी लगेंगे, सीएनजी में भी लगते हैं, आइस में तो लगते ही लगते हैं. सो एज अ रिजल्ट, while our products are powertrain agnostic, you can differentiate with respect to how the market grows with respect to the EV space. We'll be able to grow accordingly. With respect to our current, it is again in line with the market, and we believe there is an opportunity to grow there. ओके सुमित जी, अगला सवाल ये कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करूं तो आपकी रेवेन्यू करीब 7,484 करोड़ रही है और विद अ मार्केट कैप टू सेल्स ऑफ 1.07 टाइम्स एंड अ PE मल्टीपल ऑफ 26 टाइम्स. लेकिन सवाल ये कि इस वैल्यूएशन को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इन्वेस्टर्स को? आप अगर हमारा प्री मनी वैल्यूएशन देखें तो इट इज लेस देन 6,000 करोड़. आप उसमें कंपैरिजन करेंगे तो एज कंपेयर टू आवर पियर्स वी आर कमिंग एट अ डिस्काउंट. हमने सोचा हमें मनी ऑन द टेबल रखना है फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर रिटेल एट लार्ज, फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सो उसी तरीके से हम जिस तरीके से हमें वैल्यू किया है मार्केट ने अभी एट IPO, नाउ गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी हाउ द मार्केट फर्दर वैल्यूज अस विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक मार्केट्स. ओके, तो ठीक है, ये बात तो हो गई कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में. अब आगे बढ़ती हूँ और इस टाइम पे अगर कंपनी के 9 महीने का मैं इस टाइम पे ग्रोथ देखूं तो वो हमें मॉडेस्ट साइड में देखने को मिली है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली एट अराउंड 0.93% ऑन YoY बेसिस. क्या ये सीजनल है या हमें कोई क्लाइंट साइड में एक स्लो डाउन देखने को मिला है? और इसके साथ ही साथ जो Q4 है वो किस तरीके से हमें शेप अप होता हुआ दिखाई दे सकता है? So technically speaking, the market is, we are in the two-wheeler market. Our two-wheeler market is always a growing market. India is a democracy of young generation, and when the students go from a 12th to his college, definitely every parent wants him to do a good in the studies. So they want him to have multiple classes. He has to attend over here, and unfortunately, India is a very widespread. Distances are long, and travel takes a lot of time. Public transportation is not so effective for matching the timelines and all those things. So definitely at such point of time, the parents feel that I should do best for my kid and he should do good in the studies. So they want him to avoid his waste of time. And at such point of time, two-wheeler is part of a necessity. It is not a luxury. So I think the market demand is going to be there, and if you see across the world, India is the country where highest young generation is there. So, and that is numbers are going up. So I think that is the plus point. The market is going to definitely grow. Rural market is also going to have a lot of support. Recent income tax has been tax laws have been very, very supportive. So I think market demand is going to be a very robust and very growing thing. तो मार्केट डिमांड में बढ़ोतरी आप देख रहे हैं श्रीकांत जी. अगला सवाल आपसे ही करूंगी मैं. ऑर्डर बुक कैसे लग रही है आपको करंट, अगर मैं फाइनेंशियल 2025 और 26 के लिहाज से भी पूछूं तो? See, we have a continuous order book, so we are not having a variation. So there is a continuity of the business, and that is the plus point for our business. We have very strong continuous business relationship. Our payments are very much on time, and for us, the system is very, very well established. तो दिस इज अबाउट ऑर्डर बुक. सुमेश जी, मैं डायरेक्टली अब आपके पास आना चाहूंगी. जैसे कि आपने अभी मेंशन भी किया था कि 4 व्हीलर में भी आप जो केटर है वो करते हैं क्लाइंट्स को, लेकिन इसके बारे में और भी एक्सपेंशन को लेके आपका क्या ख्याल है 4 व्हीलर की कैटेगरी में, और साथ ही साथ ये कहां तक का हमें ग्रोथ ड्राइवर देखने को मिल सकता है? सो हम ऑलरेडी 4 व्हीलर में काम करते हैं. हम वी वर्क इन द प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट एज वेल, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ Jaguar Land Rover, including the likes of Mahindra. In the likes of commercial vehicles, we work with the likes of Ashok Leyland, with Tata Motors, etc. So, हम already हमारा presence है, पर comparatively टू व्हीलर से देखेंगे तो वो relatively lower है. तो हम इसे at a faster pace grow करना चाहेंगे. And with this new acquisition that we've done, हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा opportunity आगे दिख रहा है हमें, जो हम इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं.
बिल्कुल। श्रीकांत जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा कि रिप्लेसमेंट मार्केट डिमांड को आप कैसे देखते हैं और यहाँ पे कोई प्लान कर रहे हैं आप स्केल अप करने के लिए? सी रिप्लेसमेंट मार्केट में मैं आपको बताऊंगा, हम लोग फ्रेम करते हैं। आई थिंक फ्रेम में रिप्लेसमेंट नहीं आता है बिकॉज दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट. Only thing that is a replacement need is an accident. If there is an accident, then only the replacement for the frames is going to be there. Apart from that, there are other parts like filters or suspensions or parts where a lot of wear and tear is there. Those parts are be required more into the aftermarket. But for us, frame is our main domain, and I think we are very proud that our product doesn't have a warranty claims. I think that is the very, very happy achievement for us, and we are not worried whether the aftermarket demand is there or not. Rather, we want that there should not be aftermarket demand. It should be more safe and safe driving for every person across the country, and there should be less accidents. ओके, थैंक यू सो मच सुमेश जी, थैंक यू सो मच श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच। तो चलिए, ये हो गई मैनेजमेंट से बात, हमने काफ़ी सारे सवाल भी ले लिए हैं। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप जुड़े रहिएगा ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ। धन्यवाद। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कॉलर से मुलाकात की जाए, उनके सवाल लिए जाए। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुरी से। राजेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। उड़ीसा का मौसम कैसा है सर? हाँ, अभी बारिश हो रहा है मैडम। हाँ, यहाँ पे भी हो रही है सर। सवाल आपका। ये मैं एक लिया हूँ, एक्चुअली 2 सवाल है, मैं मैसेज भी किया था। कोचिन शिपयार्ड लिया हूँ, 28 शेयर है 1781 का, और एक है राइट सी RITES राइट। ठीक है, इसकी खरीद और भाव क्या होगी सर? कोचिन राइट्स का लिया हूँ 291 पॉइंट कितना है ये सर? ठीक है, और कितना शेयर प्राइस इसका? 291 एवरेज। 91.69 ऐसा कुछ है। ठीक है, इतने शेयर्स हैं आपके पास। ओके, नंबर ऑफ शेयर मैं बता रहा हूँ मैडम। नंबर ऑफ शेयर, एक मिनट मैडम। कोचिन शिपयार्ड का 28 है और राइट्स का है 298 289। ठीक है, ओके। कोचिन शिपयार्ड पहले सवाल एड्रेस कर लेते हैं। आपके 28 शेयर्स हैं, 1781 आपकी खरीद है, एवरेज प्राइस इसकी 1948 पे कर रहा है कारोबार, अच्छे प्रॉफिट में 166 रुपए प्रति शेयर का आप प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं अभी। और कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो देखिए डिफेंस स्पेस में ही अच्छी खासी रौनक हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, और आज भी ये 1.25% चढ़कर कर रहा है कारोबार। मानस जी, 30% का रिटर्न 1 महीने में, शानदार रैली दिखा रहा है ये स्पेस। होल्ड है कोचिन शिपयार्ड और इनकी एवरेजिंग तो 1781 की है। और क्या लगता है आपको कि यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं? क्या सलाह? देखिए, एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हमने 2 हफ्ते पहले देखा था। उस राउंडिंग बॉटम के अगर टारगेट सेट करेंगे तो वो 2400 से लेकर 2450 की रेंज में आते हैं। तो यहाँ से भी 50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। पहला काम करना, अपनी अपनी पोजीशन में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1674 का। 1674 के स्टॉप लॉस पे बने रहिए 2450 के टारगेट के लिए। और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो गिरावट का इंतजार करिए, कभी स्टॉक करेक्ट हो और 1850 या 1800 की रेंज में है तो वहां पर खरीदारी करिए और 1674 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1850 के लेवल पर आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 1674 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और 2450 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में। एक और सवाल इनका राइट्स, रेलवे स्टॉक्स में भी आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। आज भी देखिए 3% के करीब उछलकर कारोबार कर रहा है राइट्स। इसने भी शानदार रिटर्न दिए हैं 1 महीने में, करीब 22% का। खरीद इनकी ऑलमोस्ट एवरेज करके 91 कह रहे थे और अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं राइट्स में भी। मुनाफा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मानस जी, यहाँ पे क्या होगी सलाह? देखिए, चार्ट्स तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, तैयारी में है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और जब भी स्टॉक 310 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 400 रुपए तक का भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी बने रहना चाहिए। अगर चाहें तो स्टॉप लॉस 259 का लगा लें। ओके, तो ये थी राय राइट्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि जो हमारे अगले दर्शक हैं कहाँ से जुड़े हैं। वेस्ट बंगाल हावड़ा से हमारे साथ राजेश जी जुड़े हैं। राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार मैम जी, क्या सवाल है? सर को भी नमस्ते। नमस्ते। सर आपको भी नमस्ते बोल रहे हैं। बोला है सर, मेरा IIFL कैप्स का
250 से आ रहा है 370 का भाव में। ओके, लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं इसे? 6 मंथ टू 1 ईयर। ओके, 6 महीने से या तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर, राइट? 6 महीने से लेके 1 साल तक। लेकिन आपने जहाँ पे खरीदारी की है लगभग अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही खरीदारी की गई है। 370 की खरीद है और 386 का यहाँ पे हमें 386 का हमें 52 हफ्ते का हाई दिख रहा है और ये करेक्ट होके इस टाइम पे काफी नीचे ऑलरेडी आ गया है। मानस सर, क्या लग रहा है आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रहा है या अभी भी सस्टेनेबल है? जी, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। IIFL कैपिटल सर्विसेज, इसका मैं NSE का कोड बता देती हूँ, IIFL कैप्स। ओके, ठीक है। तो करंट प्राइस 273 के आसपास चल रहा है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अगर देखें तो यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं, तो रिवर्सल का साइन तो डेफिनेटली है। मेरा समझना है कि जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो 249 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर इस पूरे क्रैक का 50% ले तो करीब 320 से 350 की रेंज में आता है। तो वहां तक के तो टारगेट आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। अब 400 रुपए के ऊपर निकलेगा नहीं निकलेगा ये डिपेंड करता है। अगर उसके बाद 320 40 के बाद उस रेंज को ब्रेक करके 360 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 400 से 440 की रेंज स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप IIFL सिक्योरिटीज में अपनाएं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और अगला कॉलर हमारे साथ अशोक सिंह जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास में 1000 शेयर हैं SpiceJet के मैडम, 52 के रेट पे लिए हुए हैं। तो क्या करना चाहिए अभी इसमें? सर 5-6 साल से होल्ड किया हुआ है। 5-6 साल से आपने होल्ड कर रखा है। स्टॉप लॉस लगाया था कुछ सर? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। 79 इसका 52 वीक हाई करेक्ट होके 44 पे कर रहा है कारोबार। मतलब स्पेस में देखें तो काफ़ी पूरे एविएशन स्पेस में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन इसका रहा है SpiceJet का। क्या करना चाहिए? फिलहाल तो लॉस में चल रहे हैं ये, और प्रदर्शन भी देखिए चार्ट्स पे भी इंडिकेशन स्ट्रांग नजर नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है मानस जी? तो देखिए शेर जी, यहाँ पर काफी सालों से अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी उछाल मिले और अगर आपको छोटा मोटा लॉस हो जाए तो भी आप यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए अगर मीडियम टर्म चार्ट देखे तो वहां पर भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। कोई भी उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है। कोई भी उछाल मिले SpiceJet में निकलने की कोशिश। मानस जी, क्योंकि देखिए एविएशन स्पेस से पूछ रहे हैं SpiceJet और हम लगातार स्पेस से बात करते हैं। इंटरग्लोब एविएशन ही देख लीजिए कितना स्ट्रांग परफॉर्मेंस का इसके मुकाबले रहा है। तो अगर स्पेस में अशोक जी को रहना है तो क्या शिफ्ट हो जाए यहाँ से, कोई भी उछाल मिले एग्जिट करे लॉस बुक करके इंटरग्लोब एविएशन में शिफ्ट होना सही रहेगा अभी फिलहाल? तो देखिए, अगर इसी स्पेस में जाना है तो बिल्कुल इंडिगो तो कभी भी करेक्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इंडिगो के काफी बेहतरीन लग रहे हैं। मेरा समझना है कि 7500 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है आने वाले 8 से 12 महीने में। तो करेक्शन पे खरीदारी करें और 4600 का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो ये थी राय इंडिगो के ऊपर, साथ में SpiceJet के ऊपर। कल इंडिगो में हमने एक बड़ी ब्लॉक डील भी देखी थी। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले दर्शक जो जुड़े हैं हरियाणा से। तरुण जी, नमस्कार। नमस्कार मैम जी, आपका सवाल? नमस्ते सर। मैम ओला इलेक्ट्रिक रिव्यू चाहिए था। 53 की बाइंग है और 1000 शेयर है। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस लगाया है अभी? स्टॉप लॉस मैम अभी नहीं, 45 का रखा हुआ है और 1 ईयर का व्यू है। ओके, वैसे अगर आज इसकी एक रिपोर्ट भी आई है मई में ना, ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है हमें थोड़ा सा डाउन स्ट्रीक में जाता हुआ दिखाई दिया। पहले ये करीबन 21.5% का था, अब ये गिर के आ गया है अप्रैल के कंपैरेटिवली 20% पे। मतलब मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज हो रहा है और इस टाइम पे सेल्स में भी थोड़े से हमें क्रंचेस देखने को मिल रहे हैं। बट मानस सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? आगे 1 साल में कहाँ तक के नंबर्स तक चेस कर सकते हैं? देखिए, अभी तक कोई भी स्ट्रेंथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिख नहीं रही है। मेरे ख्याल से तो छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाए तो बेहतर रहेगा और बहुत छोटा ही से स्टॉप लॉस लगाए। देखिए, यहाँ पर 44 का स्टॉप लॉस लगाना सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर पहले से ही निगेटिव बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस आपका 50 रुपए के नीचे होगा। अगर 50 रुपए के नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन निकल जाए और उछाल में अगर आपको 56-57 की प्राइस मिले तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करें। खरीदारी कहाँ करनी है? देखिए, 60 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे, वहां पर ट्रेड करने लगे तो ही स्टॉक में खरीदारी करनी, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी। 60 रुपये से अगर ऊपर सस्टेन करने लगे तब ओला इलेक्ट्रिक में खरीदारी की जाए। फिलहाल तो सेल और राइज की रणनीति स्ट्रॉन्ग चार्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, वीक है। अब बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। मानस सर,
फिलहाल इस शो से इतना ही। आप सीधे मुलाकात होगी थोड़ी से देर के बाद खिलाड़ी नंबर 1 में। तब तक आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।